मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज विधिक सेगमेंट में हम माननीय हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के संबंध में आपको डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट में विवरण सहित बताएंगे। ये आपको मित्रों विधिक व्यवसाय के लिए बहुत ज़रूरी है और आम नागरिकों के लिए ज़रूरी है जानकारी होना कि कानून क्या है। तो कानून की जानकारी से कानून की मंशा जो है विफल नहीं होने पाएगी और अपने अधिकारों की पूर्ण रूप से रक्षा कर पाएंगे। मित्रों, विधिक सेगमेंट में आज हाई कोर्ट के रूलिंग के संबंध में ये जजमेंट आया है, 2011 का है। ये माननीय आई के सैंगल न्यायमूर्ति हैं और ये पुरुषोत्तम बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर है, दांडिक निगरानी है। इसमें मित्रों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के संबंध में ये जजमेंट दिया गया है। इसमें ये प्रावधानित किया गया है, धारा 302 अधिनियम 1989 अनुसूचित जाति SC/ST प्रारंभिक प्रक्रम में अन्वेषण उप पुलिस अधीक्षक अथवा उसके ऊपर रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। लगभग संपूर्ण अन्वेषण उप निरीक्षक अथवा निरीक्षक के रैंक के अधिकारियों से पूर्ण किया गया है। अन्वेषण के अंत में उसकी शुद्धता का सत्यापन व पुलिस अधीक्षक के रैंक के अधिकारी द्वारा किया गया आरोप पत्र प्रेषित किया गया, संज्ञान लिया गया, साक्ष्य पेश किए गए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन दर्ज किया गया। इस प्रक्रम में इस आशय को प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रकरण का अन्वेषण उप पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। अपेक्षित आदेश सह संप्रेषण में किया गया अंतिम निर्णय के समय उपरोक्त तथ्य के प्रभाव का विचारण किया जाएगा। निर्धारित किया गया कि अपेक्षित आदेश की कोई अवैधता नहीं है, निगरानी खारिज। मित्रों, ये जानना बहुत जरूरी है कि अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन जो है किया गया कि नहीं किया गया है, किसने किया है, किस रैंक के अधिकारी द्वारा किया गया, CO रैंक के द्वारा किया गया, इंस्पेक्टर के द्वारा किया गया है, SHO के द्वारा किया गया है, SO के द्वारा किया गया है, ये माने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि अन्वेषण किया गया है। तो इसके अगेंस्ट में ये माननीय हाई कोर्ट गए जिसमें निगरानी खारिज कर दी गई है। नेक्स्ट ये जजमेंट है मित्रों माननीय अशोक श्रीवास्तव न्यायमूर्ति, ये मुलायम पटेल बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर के संबंध में दांडिक किया है निर्णय। ये इसके संबंध में भी अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण के संबंध में है। ये 312 और दांडिक ये 376 के संबंध में दिया गया निर्णय। इसमें ये दंड प्रक्रिया संहिता धारा 1973 धारा 439 द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र को समानता के आधार पर यह सेकंड जमानत इसका प्रार्थना पत्र था और इसके संबंध में ये निर्धारित किया गया है कि द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र में कोई अथवा नया आधार नहीं लिया गया है, द्वितीय जमानत पत्र खारिज है। मित्रों, ये आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है कि सेकंड जमानत प्रार्थना पत्र माननीय अवर न्यायालय हो, माननीय हाई कोर्ट हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट हो के द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं। उसमें कोई विशेष ऐसे ग्राउंड नहीं होते हैं। जमानत जो होती है मित्रों, ये कोर्ट का डिग्नेशन है और कोर्ट का व्यू है किस मामलों में उसे जमानत देनी है, किस मामलों में जमानत नहीं देनी है। ये कोर्ट का व्यू है। इसमें अधिवक्ता का या अभियोजन वर्ग का किसी प्रकार से कोई ऐसा प्रेस दबाव या स्वतंत्र इच्छा इसमें जो है सन्निहित नहीं होती है। ये स्वयं मजिस्ट्रेट या जज का विवेक के आधार पर जमानत निर्भर करता है। अब इसी क्रम में है मित्रों YS सैंगल न्यायमूर्ति रमेश चंद्रा का ये है जजमेंट 156(3) के संबंध में है। ये 482 के अंतर्गत दिया 18/323/504 के संबंध में है। ये असंज्ञेय रिपोर्ट दर्ज की गई है ये 323/504 में और 156(3) के अंदर प्रार्थना पत्र दिया गया, प्रथम सूचना पंजीकृत करने के आदेश पारित किया गया है और इस आशय का निर्देश दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के अंतर्गत असंज्ञेय रिपोर्ट अन्वेषण किया जाए। अन्वेषण के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया, संज्ञान लिया गया कि प्रार्थीगण को समन किया गया है। धारित किया गया है कि समन परीक्षण प्रकरण में अभियुक्त व्यक्तियों के हाजिर हो जाने के बाद स्टेट केस परिवाद केस का परीक्षण की प्रक्रिया एक ही होती है। यह धारित किया गया कि मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया संज्ञान में से कोई अवैधानिकता नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। ये मित्रों खारिज कर दिया गया माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। इसी क्रम में मित्रों ये इलाहाबाद का भी जजमेंट है, YN सैंगल का है, न्यायमूर्ति नवल साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी में है। ये सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का है ये और दंड संहिता 1860 के संबंध में धारा 395 397 के संबंध में निर्णय दिया गया 156(3) में। तो इसमें भी 156(3) में इसमें भी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। इसका भी कोई बेनिफिट इसमें नहीं मिला है।
और ये मित्रों ये माननीय वीरेंद्र सिंह न्यायमूर्ति नवीन अरोड़ा का है, ये स्टेट ऑफ यूपी अदर का है। ये धारा 26(1)(28)(4) दंड प्रक्रिया संहिता धारा 1973, 397, 401 न्यायालय की पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र। ये परिक्षेत्र में पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा अपीलीय न्यायालय की भाषा शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। निगरानी अपनी दुकान का निर्माण कराते हुए पाया गया, नोटिस तामील के बाद भी वह निर्माण नहीं रोका। निगरानी करता अधिनियम 1973 धारा 26(1)(28)(4) के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी पाया गया है और अपीलीय अधिकारी मजिस्ट्रेट के निष्कर्ष की पुष्टि किया कि अपेक्षित आदेशों में कोई अवैधता नहीं पाई गई है, निगरानी खारिज। मित्रों इस प्रकार से अगर जब तक स्टे नहीं होता है, अगर सिविल सूट अगर दायर कर देने के मतलब ये नहीं हुआ कि नहीं उसको अगर कोई निर्माण कर रहा है तो रोका जा सकता है। इस प्रकार से निगरानी उसको खारिज कर दी गई है। इसका भी बेनिफिट उसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। ये माननीय राकेश तिवारी माननीय के रूपनवाल न्यायमूर्ति है, चंद्रभूषण मिश्रा एंड अनदर स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट ये धारा 374 भारतीय दंड संहिता, धारा 302, 502 से इसके विरुद्ध अपील है। ये हत्या घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, अन्वेषण के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया है और इस प्रकरण में न्यायालय की सुपुर्द किया गया। परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रेषित साक्ष्यों का आकलन करने के बाद दायर किया गया अभियोजन प्रकरण के समस्त युक्ति संदेह से परे साबित किया और उन्हें दोषसिद्ध दंडादेश किया गया है और 3 साक्ष्यों को पेश किया गया है। एक अभियोजन कथन का समर्थन किया है। निसंदेह हितबद्ध साक्षी प्रश्न यह है कि 26 साक्षी का साक्ष्य मात्र इस आधार पर अपेक्षित किया जा सकता है कि अदर हितबद्ध साक्षी है और यह धारित किया गया कि एकमात्र अपेक्षा यह है कि उसके कथन को अंतरिम सर्वोत्तम सावधानी से किया गया है और धारित किया गया परीक्षण न्यायालय से मृतक की हत्या के लिए अपीलकर्तागण को ठीक दोषसिद्ध और दंडाधिष्ट किया गया है। इसमें भी इसको लाभ नहीं दिया गया है। दोषसिद्धि न्यायालय द्वारा जो की गई और न्यायालय द्वारा वो बिल्कुल लीगल मानी गई, जायज़ मानी गई। हाई कोर्ट द्वारा कोई इसको रेमडी नहीं मिल पाई है। ये मित्रों ये अगला जजमेंट है, ये माननीय राकेश तिवारी माननीय राजेश चंद्र न्यायमूर्ति के द्वारा है ये, और ये धारा 374 ये 18 नियम 18(4) अपील जमानत के आधार पर है ये। तो इसमें अपील करना निर्देशित किया गया कि पृथक जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। इसमें यह आदेशित किया गया कि उसका जमानत प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत करे और ऐसी कोई इलीगलिटी इसमें नहीं पाई गई है। और इलाहाबाद का ये जजमेंट है माननीय एस.सी. अग्रवाल न्यायमूर्ति त्रिभुवन यादव स्टेट ऑफ अनदर का है दार्मिक निर्णय। किशोर न्याय बालकों के संबंध में दिया गया है निर्णय ये 2007 के अंतर्गत। इसमें मित्रों ये निर्धारित किया गया किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण नियमावली 2007 नियम 12 किशोर होने का दावा उम्र का निर्धारण न्यायालय का कर्तव्य है। निगरानी कर्ता द्वारा आशय दिया गया प्रार्थना पत्र में उसकी जन्मतिथि 11 फरवरी 1977 और घटना दिनांक के समय 15 साल निर्धारित किया गया है। किशोर का स्वीकृत और धारित किया गया अभियुक्त को उस निर्धारण का प्रवेश परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के आधार पर अथवा उसके प्रवेश लेने वाले विद्यालय में दर्ज तिथि के आधार पर अथवा नगर पालिका अभिलेखों के दर्ज जन्मतिथि के आधार पर उल्लिखित तीनों प्रमाण पत्रों के अभाव में उम्र का निर्धारण उचित प्रयोजन के लिए गठित चिकित्सीय बोर्ड का प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है। किशोर होने के प्रश्न में किसी भी प्रक्रम में उठाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त पहलुओं को अपेक्षित कर इस आदेश को पारित किया कि निगरानी अनुज्ञात की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्देशित किया गया है कि विधि के अनुसार समुचित आदेश पारित करें। इसमें मित्रों अवर न्यायालय को आदेशित किया गया है कि अगर किशोर न्याय बोर्ड अगर नगर पालिका के द्वारा अगर कोई सर्टिफिकेट दिया गया है या उसका शैक्षिक सर्टिफिकेट अगर ये भी सब उपलब्ध नहीं है और घटना कार्य के समय अगर नाबालिग पाया जाता है जिसमें चिकित्सा बोर्ड के द्वारा अगर निर्धारित किया जाता है उसकी उम्र है तो ये उसको निर्धारण करना है कि वो नाबालिग था, नाबालिग के अनुसार उसको समस्त लाभ दे होंगे। नाबालिग में मात्र केवल 3 साल प्रिवेंटेशन की रोका गया है, उसको केवल सुधार गृह के लिए भेजा जाने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है, इसीलिए उसको लाभ जुनैल का दिया जाएगा। मित्रों ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है माननीय अवतार सिंह का न्यायमूर्ति ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ यूपी का है। धारा 156(3) के अंतर्गत है 482 में गए थे कोचिंग के संबंध में। ये धारा 420 है 467 471 के अंतर्गत दांडिक कार्रवाई अभिखंडित करने के लिए गए प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया था कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टा प्रकरण बनता है। अन्वेषण के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया है, पर सीमा अवधि के अंदर संज्ञान में लिया गया है। कार्रवाई की काल बाधित नहीं कहा जा सकता है। प्रार्थना पत्र सारवान तथ्यों को छिपाते हुए और परीक्षण को प्रतिलंबित रखने और दृष्टिकोण रखने के लिए
ये दिया गया है, जिसमें प्रार्थना पत्र खारिज किया गया और अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया कि वह प्रकरण को निस्तारण यथासंभव शीघ्र करे। इस तरीके से आदेश उसको दिया गया है कि शीघ्र निस्तारण करे। ये अगला जजमेंट है मित्रों, माननीय एस अग्रवाल न्यायमूर्ति धर्मेंद्र राजपूत का स्टेट ऑफ आदर्श का है। ये दांडिक ये भी है, धारा 145 के अंदर 145 और 146 की कार्रवाई के संबंध में ये उसको कार्रवाई बाधित करने के संबंध में है। जो ये इसके अंतर्गत ये स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर का है दांडिक। इसमें ये निर्धारण किया गया है कि 145 के अंतर्गत कार्रवाई पौष्णीयता के आधार पर गए हैं। दुकान के संयुक्त कारोबार में चल रहा था, चलाकर और संयुक्त अभित्याग के रूप में प्रतिज्ञागत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की जा सकती है और संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। और धारित किया गया है कि जहां सह अंशधारी अथवा सह स्वामी को बीच विवाद है और आपसी बंटवारा साबित नहीं है, वहां पर दंड प्रक्रिया संहिता 145 के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती है। अपेक्षित आदेश अवखंडित किए जाते हैं। जहाँ ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है मित्रों और आपसी बंटवारा निश्चित नहीं है, उसमें ये निश्चित नहीं किया जाता तक इसका किधर किस हिस्से में उसका आएगा, इस प्रकार से उसको लाभ नहीं दिया गया माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। ये माननीय अत्यन सिंह, माननीय सुरेंद्र सिंह के न्यायमूर्ति तारकेश्वर बनाम चौबे नगर का स्टेट ऑफ यूपी केस है। ये धारा 374, 302, 149, 307, 149, 323, 149 के संबंध में निर्णय दिए गए अपील के संबंध में। ये घटना घटित हुई और अभियोजन पक्ष में घटना को प्रारंभ के संबंध में किया गया है। एक ये जजमेंट है मित्रों, न्यायमूर्ति माननीय श्रीकांत त्रिपाठी, एक किशोर न्याय बाल भोग देख रेख संरक्षण अधिनियम 2000 के संबंध में धारा 12 भारतीय दंड संहिता की धारा 63, 66 और 376 अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम के संबंध में 312 किशोर जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में निर्देशित किया गया है कि विश्वास के साथ युक्त आधार अथवा उपलब्ध मनोवैज्ञानिक खतरे को डाल देना संभव नहीं अथवा उसकी समुचित न्याय उद्देश्य के लिए विफल कर देगी और प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई अवकथित नहीं किया कि निगरानी अनुज्ञात की गई है और निगरानी कर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार की निगरानी किशोर न्याय का उसका लाभ दिया गया है और निगरानी को आदेश दे दिया गया। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा इसकी जमानत आदेशित किया गया है। इस प्रकार से मित्रों ये किशोर न्याय के संबंध में माननीय हाईकोर्ट का व्यू बिल्कुल क्लियर है। और इसी के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये जजमेंट है, श्रीमती पूनम श्रीवास्तव माननीय श्री बालाकृष्ण नारायण का जजमेंट है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत धारा 3 के अंतर्गत निरोध आदेश। मित्रों अगला जजमेंट माननीय श्री पूनम श्रीवास्तव माननीय श्री बालाकृष्ण नारायण का ये जजमेंट डबल बेंच का है। ये फूलचंद निशान बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 3 विरुद्ध निरुद्ध आदेश प्रत्यावर्तन निस्तारण अत्यधिक विलंब और मौलिक अधिकारों को उल्लंघन धारित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यावेदन के निस्तारण एवं उसकी सूचना के साधारण विलंब और न्यायानुगत नहीं किया गया है और याचिका अनुज्ञात की गई। निरुद्ध आदेश खंडित किया गया है, याचिका को मुक्त करने को निर्देश दिया गया है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति के ये संबंध में आदेश दिया गया है, उसको जो निर्देशित किया गया है याचिका को मुक्त करने के लिए आदेशित कर दिया गया माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। इसी क्रम में है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जजमेंट है। ये माननीय श्रीकांत त्रिपाठी का यह जजमेंट है। इसमें यह निर्धारित किया गया धारा 319 के संबंध में ये जजमेंट है। भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 302 और 201 की प्रक्रिया के अंतर्गत 319 में सख्ती का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें स्थापित किया गया कि विधि के द्वारा प्रयोग अध्यात्मक मामलों के अपवाद स्वरूप किया गया है, जबकि अभियोजन साक्ष्य में विखंडित रहने के समन करने के लिए व्यक्ति को दोषी हो सके। अधीनस्थ न्यायालय में कोई निष्कर्ष अब लिखित नहीं किया गया। अभियोजन साक्ष्य के अविखंडित रहने की निगरानी कर्ता की दोष सिद्धि हो सकती है। धारित किया गया कि समन का आदेश मान्य नहीं किया जा सकता है। निगरानी अनुज्ञात किए गए। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया कि विधि के अनुसार फिर से आदेश पारित करे। फिर तुरंत रिमाइंड कर दिया गया, फिर से पुनः आदेशित कर दिया गया है। ये निर्धारित किया गया है। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये दांडिक निर्णय है। ये न्यायमूर्ति माननीय श्रीकांत त्रिपाठी, श्री खुर्रम अली बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर का है। ये धारा 156(3) के अंतर्गत दिया गया है निर्णय। इसमें 420, 467, 468
और धारा 156(3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र में गोपनीयता के आधार पर ये निर्णय दिया गया है कि नामंजूर किया गया कि विवाद सिविल प्रकृति का है। विवाद इसमें सिविल प्रकृति का। प्रश्न यह कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंदर प्रार्थना पत्र मात्र आधार नामंजूर किया जा सकता है। सिविल कार्रवाई विचाराधीन है। निर्धारित किया गया कि एक ही कृत्य के संबंध में सिविल एवं दंडिक कार्रवाई साथ साथ शुरू की जा सकती है और जारी कर रख सकती है। यदि कतिपय कृत्यों की से अपराध बनता है तो दंडिक कार्यवाही को सिविल कार्रवाई के अंतिम हो जाने तक रोका या प्रलंबित नहीं रखा जा सकता। प्रार्थना पत्र अनुज्ञात किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पर फिर से विचार करें। सिविल और दंडिक अपराधों के संबंध में पत्रावली को रिमाइंड कर दिया कि पुनः उसको जो है फिर पुनः विचार करें। इसके संबंध में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया। ये धारा 169 और धारा 173 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 323, 308, 504, 506 में जजमेंट दिया गया है। ये है माननीय VS अग्रवाल और सुनील अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है। अंतिम आख्या की स्वीकृति के संबंध में दायर किया गया मजिस्ट्रेट को अंतिम आख्या स्वीकृत करने का विरोधी याचिका को नामंजूर करने और अवैध पूर्ण ढंग से कार्य किया गया मजिस्ट्रेट के अंतिम आख्या को स्वीकृत कर सकता है अथवा अंतिम आख्या को नामंजूर कर सकता और अभियुक्त के समन कर सकता अथवा अग्रेतर अन्वेषण को निर्देशित कर सकता अथवा वह विरोध याचिका को परिवाद मान सकता है। निगरानी अनुज्ञात की गई। मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया कि पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या एवं परिवादी द्वारा दाखिल विरोध याचिका पर समुचित विनिश्चित करे। इसके संबंध में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में ये जजमेंट है माननीय श्रीकांत त्रिपाठी जी का है। ये उषा गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ फाइनदर के संबंध में है। ये धारा 415, 420 की कार्रवाई के अभिखंडित छल संविदा द्वारा भंग मात्र को छल अपराध दोनों के अंतर या संविदा करते समय अभियुक्त के इरादे को निर्भर करता है। इति पश्चातवर्ती आचरण की कोई प्रासंगिकता नहीं है। वचन को भंग और मात्र भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है। परिवाद का सार देखा जाता है कि परिवाद का छल या प्रयोग मात्र से कोई मायने नहीं रखता है। यदि आपराधिक मंशा रहित कोई भी सिविल विवाद बनता हो तो दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। प्रस्तुत प्रकरण में दंडिक प्रकरणों की कार्रवाई को अभिखंडित किया गया है। ये दंडिक कार्रवाई को अभिखंडित कर दिया गया है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। इस तरीके से ये जजमेंट माननीय हाईकोर्ट के इनमें जो विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये माननीय श्रीकांत त्रिपाठी का भी एक दंडिक निर्णय दिया गया है। इसमें भी मित्रों धारा 200, 202, 204 और 420 इसकी कार्रवाई के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 804, धारा 406 के अंतर्गत इसमें आभूषण एवं अन्य स्त्री धन को दुर्विनियोग के संबंध में परिवाद मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है। कोई विनिर्दिष्ट अभिगठन नहीं किया गया कि सामान किसे सीधे सौंपें। यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सभी अभियुक्त को हित दिए गए और उसमें से किसी एक को दिए गए हैं। समुचित प्रश्न पत्र पर संदिग्धता को स्पष्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। विनिर्दिष्ट सामग्री के अभाव में न्याय को दंडिक भंग कारित होने का प्रश्न नहीं उठता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत कथन को दर्ज किया गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत जांच मजिस्ट्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण कृत है। मजिस्ट्रेट एक मूक दर्शक व्यक्ति व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रार्थना पत्र अनुज्ञात किया गया। मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि विधि के अनुसार समुचित आदेश पारित करे। इसमें माननीय हाईकोर्ट के निर्देशित किया गया है कि मजिस्ट्रेट मूक दर्शक के रूप में काम नहीं करेगा और जो भी जिस तरीके से परिस्थितियां होगी उसके अनुसार ही अपना न्याय निर्णय सुरक्षित रखेगा। इस तरीके से माननीय हाईकोर्ट डायरेक्शन के साथ साथ निर्देश भी अवर न्यायालय को दिया जाता है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। ये 482 के अंतर्गत ये धारा 18, धारा 366 की कार्रवाई के संबंध में अभिखंडन के हैं। धारा 366 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित की चिकित्सा परीक्षण किया गया और उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष पाई गई, जिसे अपने पति के साथ जाने की इच्छा व्यक्त किया है। दंडिक कार्रवाई को विचाराधीन रखने के उपयोग और प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। प्रार्थना पत्र अनुज्ञात किया गया और दंडिक कार्रवाई अभिखंडित की गई है। ये जजमेंट है माननीय न्यायमूर्ति विनोद प्रसाद और जाकिर जावेद आबूद
स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर के संबंध में निर्णय दिया गया है। ये माननीय श्रीकांत त्रिपाठी का ये जजमेंट है। ये जुनैद पहलवान स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर के संबंध में ये इसमें धारा 169 और 173 के संबंध विधिक सलाह का पर आरोप पत्र का प्रभाव अन्वेषण अधिकारी अंतिम व्याख्या प्रेषित किया है। पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी को सलाह लिया और आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। विधिक सलाह पर दाखिल आरोप पत्र को चुनौती दी गई है। निर्धारित किया गया कि विधिक राय ली जा सकती है और विधिक राय पर आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र खारिज। ऐसी स्थिति में आरोप पत्र अगर दाखिल किया जाता है विधिक सलाह के अनुसार पर तो वो इलीगल नहीं होगा। इसके संबंध माननीय हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश किशोर न्याय बालकों देख रेख संरक्षण नियमावली 2004 नियम 22 के अंतर्गत ये है। धारा 313 किशोर होने का दावा। किशोर होने के प्रकरण में जहां तक अपील और निगरानी के प्रकरण में उठाया जा सकता है, किशोर होने का दावा मात्र इस आधार पर अपेक्षित नहीं किया जा सकता है कि जमानत प्रार्थना पत्र के दावा में नहीं किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 दर्शित की गई उम्र लगभग अनुमानित उम्र मात्र होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 22(5) के प्रावधानों को विचार नहीं किया गया। निगरानी अनुज्ञात की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार संचित आदेश पारित करने को निर्देशित किया गया। जब तक उम्र का निर्धारण नहीं किया जाएगा, जुर्माना निश्चित नहीं किया जाएगा, तो जब तक उसके बेल के संबंध में अग्रिम कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये माननीय न्यायालय के द्वारा व्यवस्था दी गई और दर्शित भी किया गया है। ऐसी स्थिति में किशोर न्याय के संबंध में ये मित्रों स्पष्ट रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर किशोर न्याय अगर है तो जब तक जुर्माना कोर्ट के द्वारा नाबालिग घोषित नहीं किया जाता तब तक उसके अधिकार सुरक्षित नहीं है। न जमानत के लिए डिमांड कर सकता है, न अन्य विधिक कार्रवाई के संबंध में, न उपरोक्त उच्च न्यायालय में अपनी कोई याचिका दाखिल कर सकता है, वो खारिज हो जाएगी। इसके संबंध में अवर न्यायालय द्वारा उसको किशोर निर्धारण करना आवश्यक है। ये मित्रों अगला जजमेंट है माननीय बी सुदर्शन रेड्डी, माननीय सुरेंद्र सिंह निजार स्टेट ऑफ यूपी, मुन्नीराम मदर्स का जजमेंट है। ये धारा 304, 34, 147, 323, 308, 304 से अपनी धारा 149 का जजमेंट है। ये अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दृष्टिकोण संभव है। एक दृष्टिकोण अभियुक्त को दोषी इंगित करता है, दूसरा दृष्टिकोण अभियुक्त को निर्दोष इंगित करता है। उच्च न्यायालय अभियुक्त के पक्ष वाले दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। दोष मुक्त के आदेश में विरुद्ध विश्लेषण अनुमति द्वारा की गई है। अपील को शीर्ष न्यायालय समान तौर पर तथ्यों को निष्कर्ष हस्तक्षेप करता है। अपील खारिज कर दिया है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। अपील खारिज। मित्रों इसी क्रम में आगे जजमेंट हम और आपको बता रहे हैं। ये अगला जजमेंट है मित्रों माननीय एसी अग्रवाल का है। राम नगीना बनाम स्टेट ऑफ एंड अदर का है। ये 239 और 240 भारतीय दंड संहिता और धारा 323 और 504 और 506 आरोप का विवेचन के संबंध में है। ये कोर्ट गए हैं। अभियुक्त का उन्मोचन के संबंध डिस्चार्ज के लिए गए हैं माननीय हाई कोर्ट। एक अभियुक्त उन्मोचन कर दिया गया। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र विचित करने का निर्देश दिया गया है। वादी द्वारा अपेक्षित आदेश चुनौती दी गई है कि उस अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र विचित करने का पर्याप्त आधार नहीं पाया गया है। यह दायर किया गया है कि आदेश ठीक पारित किया गया है। निगरानी खारिज। उसके संबंध में अगर माननीय न्यायालय के द्वारा अगर किसी अभियुक्त को डिस्चार्ज कर दिया गया है और उसके अगेंस्ट अगर हाई कोर्ट जाते हैं कि नहीं ठीक उसका अभियुक्त पाया गया है तो वो अगर न्यायालय का विवेक के अनुसार अगर सभी साक्ष्यों को अगर अवलोकन करते हुए अगर डिस्चार्ज किया गया है, उन्मोचित किया गया है चार्ज से, तो वो माननीय उच्च न्यायालय में उसका विशेष रेमेडी नहीं मिल पाएगी, वो याचिका खारिज कर दी जाती है। ये अगला जजमेंट है माननीय न्यायमूर्ति रविंदर सिंह और खूबचंद स्टेट ऑफ आदर्श का है। ये इसमें मित्रों है 147, 452, 323, 324, 325 दोष मुक्त के विरुद्ध अपील है। ये दोष मुक्त निर्णय का आदेश अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया है। प्रश्न यह क्या अपील उच्च न्यायालय में होगी अथवा सत्र न्यायालय में होगी। धारित किया गया कि अपील सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में होगी। अपील को अन्वेषण रूप से खारिज किया गया। अपीलकर्ता सत्र न्यायालय के समक्ष नई अपील दाखिल कर सकता है। ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है मित्रों। अगर ऐसी स्थिति में अगर मान लिया अवर न्यायालय द्वारा कोई जजमेंट किया जाता है तो सत्र न्यायालय में उसकी अपील की जाती है। सत्र न्यायालय के अंतिम जजमेंट के बाद माननीय हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। निगरानी अपील दोनों की जा सकती है परिस्थिति के अनुसार। जजमेंट किस प्रकार से है। अब अगला जजमेंट है मित्रों एसी अग्रवाल का है।
धारा 311 के संबंध में दिया गया है। किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाने की शक्ति, ये मित्रों है उस व्यक्ति को कथन कुदन प्रक्रिया संहिता की धारा 161 अंतर्गत दर्ज किया गया है और संबंधित साक्षी है। प्राथमिकी साक्ष्य के आधार पर दिया गया कि मृतक के पिता के भाई के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है और प्रथम सूचना दाता ये मृतक का पिता है, अभियुक्त है। मृतक की पत्नी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया गया, प्रार्थना पत्र अनुज्ञात किया गया है और धारित किया गया कि प्रार्थना पत्र ठीक है, अनुज्ञात किया गया, अपेक्षित आदेश कोई अवैधता नहीं है, निगरानी खारिज कर दिया है। माननीय हाईकोर्ट द्वारा निगरानी खारिज कर दी गई है। ये इसके संबंध में ये निगरानी खारिज की गई है। ये मित्रों अगला जजमेंट इसी क्रम में है, धारा 311 के संबंध में है। ये धारा 304 का अग्रेक्षित परीक्षा साक्ष्यों के फिर से बुलाने के संबंध में परीक्षा आधार पर कुछ सुसंगत प्रश्न विरोधाभास साक्ष्यों के पूछे जाने से छूट गए हैं, पुनः रिकॉल करने के लिए बुलाया गया। धारा 311 में इसमें बुलाया जा सकता है, इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। ये कोर्ट का समोटो पावर है, अभियोजन की प्रार्थना पत्र बुला सकता है, डायरेक्ट सीधे बुला सकता है। ये उत्तर प्रदेश गौवंश निवारण अधिनियम धारा 5 का उत्तर प्रदेश गौवंश निवारण नियमावली 16 प्रस्फुटता अधिनियम 1811 और 29 की गाय प्रदर्शन के संबंध में इसमें ये माननीय हाई कोर्ट का इसके संबंध माननीय अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया प्रतिपेशित किया गया है कि नीति के अनुसार फिर से आदेश पारित करें। इसमें पुनः रिमांड फाइल कर दी गई, पुनः आदेश पारित करें। इसके संबंध में ये आदेशित माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पुनः कर दिया गया है। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के श्रीकांत त्रिपाठी का ये जजमेंट है। ये भारतीय दंड संहिता 7 अधिनियम की धारा 420, 67, 68, 71 समन आदेश दांडी प्रकरण समन आदेश के संबंध में ये गए हुए थे, जिसमें के संबंध में समन आदेश की कोई अवैधता नहीं पाई गई। रिट याचिका खारिज इसमें कर दिया गया। समनिंग आदेश के विरुद्ध गए थे, इसकी रिट याचिका खारिज कर दी गई है। इसी क्रम में मित्रों ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है, माननीय श्रीकांत त्रिपाठी का जजमेंट है। ये धारा 169, 173, 147, 148, 301 और 307, 482, 323, 427, 427 पुलिस आख्या अंतिम आख्या आरोप पत्र मजिस्ट्रेट की शक्ति के संबंध में माननीय हाईकोर्ट गए थे। तो उन्होंने संज्ञान लेने से पहले भी अभिलिखित करना होगा और प्रथम दृष्टा प्रकरण बनता है नहीं, ऐसा कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया गया। प्रकरण के प्रतिप्रेषित किया गया, उसको पुनः जो है उस प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित कर दिया गया है उसी कोर्ट के अंतर्गत, पुनः उस पर विचार करें, इसके लिए पुनः आदेशित किया गया माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। ये माननीय इलाहाबाद की उच्च न्यायालय का ये निर्णय है, माननीय अमर शरण और माननीय सुरेंद्र सिंह के द्वारा ये दांडिक निर्णय दिया गया है। इसमें भी ये है मित्रों 156(3) का है, ये 177, 178 भारत संविधान और ये अनुच्छेद 226 के अन्वेषण का हस्तांतरण कौन अधिकरण के प्रकरण में अन्वेषण करेगा, इस मामले में अभी को कोई अधिकार नहीं है। इसमें जो है मित्रों अन्वेषण करने का राइट स्टेट वर्जन होता है। इसमें कौन सा अन्वेषण करेगा अधिकारी, कौन सा अधिकारी अन्वेषण नहीं करेगा, ये मित्रों न्यायालय का व्यू है। और ये मित्रों अभियुक्त को राइट नहीं है कि अन्वेषण कौन व्यक्ति करेगा, अभियुक्त इसमें जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये इसमें ये प्रकरण को अन्वेषण करने की इनकार नहीं कर सकता, प्राथमिकी के आधार पर प्रकटित नहीं की जा सकती है। पुलिस द्वारा प्रकरण के अन्वेषण की क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है, अन्वेषण को हस्तांतरण कोई आधार नहीं बनता। रिट याचिका खारिज, अन्वेषण हस्तांतरण को अधिकार नहीं ले गया। अभियुक्त अगर जाता है अन्वेषण के संबंध में तो ये याचिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। ये स्टेट का विषय है, किस तरीके से कौन अन्वेषण करेगा, अभियुक्त को इसमें लाभ नहीं मिलेगा। एक किशोर न्याय बालकों की देखरेख के संबंध में है, 2000 के संबंध 12 जुवेनाइल जस्टिस के संबंध में निर्णय दिया गया है कि अभियुक्त घटना के दिनांक पर किशोर पाया गया, अपील खारिज कर दी गई है और निर्धारित किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय को ठीक ये हाई स्कूल के अंक पर भरोसा किया है और निगरानी खारिज की जाती है। अगर हाई स्कूल का है जुवेनाइल के संबंध में तो हाई स्कूल प्रिवेल करेगा, अगर लिटरेट पर्सन है तो ये मेडिकल बोर्ड प्रिवेल करेगा। इसके आधार पर नगर पालिका मेट्रोपॉलिटन उसका सर्टिफिकेट प्रिवेल तो इस तरीके से जुवेनाइल के संबंध में निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं। कई निर्णय इसमें संबंध में दिए गए हैं मित्रों, इसके संबंध में आपको बता चुके। अगला जुवेनाइल न्यायालय का निर्णय भी इसी प्रकार से धारा 12 का है। ये इसमें भी यही धारा 376 के संबंध जुवेनाइल के संबंध जमानत के अपराध के संबंध में निर्णय दिया गया है कि अपराध गंभीर रहे और किशोर जमानत खारिज करने के आधार हो सकती है। खारिज किया गया है अपराध गंभीरता किशोर की जमानत खारिज करने आधार पर जमानत खारिज हो सकती है। निगरानी अनुज्ञात की गई, किशोर की जमानत प्रार्थना पर रिहा
करने को निर्देश दिया गया। इसमें मित्रों माननीय हाईकोर्ट के द्वारा रिहा कर दिया गया है सदन के द्वारा जमानत खारिज होने के बाद कि जुर्नाइल में जब उसकी सज़ा का प्रावधान 3 साल का है तो इसलिए न्यायालय जो भी उसमें नरम अपनाते हुए जमानत दे देते हैं। इसमें कोई विशेष लंगल्टी नहीं। धारा 311 के संबंध में साक्षी को फिर से बुलाया जाना, इसमें भी ये निर्धारित किया गया है अगर साक्षी अभियोजन अगर समझता है तो मुवक्किल अपने अधिवक्ता को कभी भी दंडित नहीं किया जा सकता चाहिए, लेकिन निर्धारित किया गया है कि अभियुक्त को जिरह करने का अवसर दिया जाए। इसमें निर्धारित है कि साक्षी को अगर जिरह नहीं हुई तो अभियुक्त को मौका दिया जाएगा कि साक्षी को पुनः बुला करके उसको जिरह करने को उसको मौका पर्याप्त दिया जाएगा। इसमें भी मित्रों कोई लीगलिटी नहीं, इस प्रकार से माननीय हाईकोर्ट के द्वारा निर्देशित भी किए गए हैं। और ये मेंटेनेंस के संबंध में है धारा 125 धारा 127 भरण पोषण की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना पत्र अनुज्ञात है। रुपया 300 से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है, 200 से बढ़ाकर 700 कर दिया गया है। निगरानी खारिज। रिट याचिका दाखिल। यह धारित किया गया कि भरण पोषण की रकम फी की बढ़ाई गई है। कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्री को भरण पोषण करने के लिए बाध्य है, रिट याचिका खारिज की जाती है। भरण पोषण के संबंध में अगर बढ़ोतरी अगर की जाती है तो ऐसी स्थिति में भी अभियुक्त को इसमें लाभ नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से जो भी माननीय हाईकोर्ट जाते हैं उनकी रिटें खारिज की जाती है, इसमें विशेष लाभ इसको नहीं मिल पाता है। ये अगला ये दांडी का है मित्रों 227 और 397 और 401 के संबंध भारतीय दंड संहिता धारा 1807 498 का 323 और ये 362 504 506 के संबंध में उल्लेख प्रार्थना पत्र में खारिज किया जाना है। आरोप पत्र का विवेचन निगरानी की जाती और इसमें जो है गाली दिया और पीटा गया, घर से बाहर निकाल दिया, धारित किया गया उन्मोचित प्रार्थना पत्र ठीक है, खारिज कर दिया गया, निगरानी खारिज कर दी गई है। इसमें इस प्रकार से मित्रों इसकी जजमेंट इसमें दिया गया है। ये माननीय श्रीकांत त्रिपाठी का जजमेंट है ये, और इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 323 504 506 परिवादी का प्रकरण के संबंध में है, पूरी साक्ष्य संचित प्रकरण के संबंध में है। और इसमें असंज्ञेय अपराध के संबंध में पूरी साक्ष्य धारित किया गया, परिवादी प्रकरण को माना जाता है, उसके संबंध में राजवाद को माना जाता है। और परीक्षण न्यायालय निर्देशित किया गया कि मामले के परिवाद प्रकरण को मानकर ही कार्रवाई करे। इस प्रकार से निर्णय इसमें माननीय हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है कि परिवाद मान करके ही उसका निर्णय करे। धारा 302 में उच्चतम न्यायालय माननीय आफ्ताब अहमद माननीय RN लोढ़ा के द्वारा जजमेंट दिया गया है ये। इसमें 302 हत्या दोषित के विरुद्ध अपील, इसमें ये अपील के संबंध में निर्णय दिया गया है कि इस मात्र इस आधार पर यह नहीं कहा सकता है कि वह साक्ष्य किसी साक्ष्य विसंगति अपील खारिज की गई। इसमें भी अपील 302 हत्या गंभीर जैसे प्रकरण में माननीय कोर्ट भी गंभीर होती हैं और ऐसी जो है अपील में इसको बेनिफिट लाभ एक्यूज को नहीं मिल पाता है। धारा 227 अभियुक्त का उन्मोचन के संबंध में ये इलाहाबाद का जजमेंट है माननीय श्रीकांत त्रिपाठी जी का। तो इसमें अभियुक्त इस आधार पर उन्मोचित नहीं किया जा सकता है कि साक्ष्य स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त को उन्मोचित करने का अधिकारता को उल्लंघन किया गया। हनीदम निगरानी न्यायालय की निगरानी ठीक अनुज्ञात की गई, उच्च न्यायालय द्वारा समझदा की निगरानी खारिज। इसी क्रम में मित्रों ये जजमेंट माननीय हाई कोर्ट के द्वारा हम आपको वर्णित किया है। अगले सेगमेंट में और हम जजमेंट पेश करेंगे मित्रों। इसकी जानकारी लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है, इसको मित्रों गंभीरता से ध्यान से सुने और इस प्रकार के जो भी जजमेंट हम आपको निर्देशित कर रहे हैं, जो भी आपको हवाला दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी जजमेंट प्रत्येक नागरिक प्रत्येक विधिक व्यवसायी के लिए इनको गंभीर पूर्वक से अध्ययन करना चाहिए और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसको ग्रहण करें और सुनने के पश्चात इसको मनन करेंगे तो इसमें आपको बेनिफिट उपयोग रूप से आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। धन्यवाद मित्रों।